फरमा दिया गया था। मैग्नीफिकेशन बताया जाता है, लेटरल मैग्नीफिकेशन और इनिशियल मैग्नीफिकेशन। कल बेटा आपको यहाँ तक इमेज फॉर्मेशन बाई मिरर हो गया था, ये बंद कर दो बेटा, दोस्त होगा। कल आपको बता दिया था लास्ट वाले लेक्चर में इमेज फॉर्मेशन बाई मिरर, आपको कॉनकेव मिरर यानी कर्व्ड मिरर में आपके कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों हो गए थे। ठीक, आपको मैग्नीफिकेशन बताया जा रहा था, लेटरल मैग्नीफिकेशन आपका हो गया था। ठीक, मैग्नीफिकेशन आपको बताया जा रहा था बेटा, उसमें लेटरल मैग्नीफिकेशन आपने पढ़ लिया था, m इक्वल टू कितना आई बाई ओ कर लिया था। ठीक, और उसी को फिर हम लोगों ने जब बी बाई यू किया था तो माइनस बी बाई यू इक्वल टू एफ माइनस क्या एफ अपान एफ माइनस यू और फिर इक्वल टू एफ माइनस बी अपान एफ। ठीक, तो लेटरल मैग्नीफिकेशन हो गया था। अगला लिखिएगा, याद रखें बेटा जब भी हम लोग यूज़ करेंगे तो साइन कन्वेंशन का आप ध्यान रखेंगे, मतलब जो आपकी पोजीशन वगैरह है उसके साइन को आप कंसीडर करते हुए आप वैल्यू पुट करेंगे। ठीक, नेक्स्ट करेंगे एक्सियल मैग्नीफिकेशन। नेक्स्ट लिखेंगे एक्सियल मैग्नीफिकेशन, एक्सियल मैग्नीफिकेशन। एक्सियल मैग्नीफिकेशन क्या होता है बेटा? व्हाट इज एक्सियल मैग्नीफिकेशन? अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग बेटा एक्सिस के अलोंग रखते हैं, अलोंग द एक्सिस रखा जाता है, जैसे अभी पीछे वाले में था उस केस में परपेंडिकुलर टू द एक्सिस आप रखते थे, तो उस कंडीशन में परपेंडिकुलर टू द क्या फिजिकल एक्सिस रखा गया था। अभी क्या करना है बेटा, अलोंग द एक्सिस रखना है। अगर आप अलोंग द एक्सिस रखते हो, कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर उसे आप कैसे अलोंग द एक्सिस रखते हैं, तो उस केस में जो आपका रेशियो आपका होगा, क्योंकि जब अलोंग द एक्सिस होगा तो उस केस में जो रिलेशन बनेगा ना ऑब्जेक्ट और पता कहाँ से वो सर ऐसे मार दीजिए पर से नीचे टेबल लगाया था, नेचर टेबल लगा था चलो। तो अगर आप अलोंग द एक्सिस रखते हैं ऑब्जेक्ट को, जैसे मान लो आपका कोई भी मिरर ले लेते हैं, हमने कॉनकेव भी ले लिया, सपोज दैट ये मिरर है, आपने ऑब्जेक्ट को समथिंग ये आपका ऑब्जेक्ट है, क्या है बेटा? ऑब्जेक्ट है। ठीक, तो ऑब्जेक्ट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के अराउंड रखा गया तो इमेज जो बनेगा वो भी अराउंड में बनेगा। ठीक, तो उस केस में जो आपका रेशियो निकालेंगे तो वहाँ से हम लोग कहते हैं एक्सियल मैग्नीफिकेशन। तो लिख लीजिएगा, व्हेन ऑब्जेक्ट लाई, एक्सियल मैग्नीफिकेशन में लिखेंगे आप व्हेन ऑब्जेक्ट लाई अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, व्हेन ऑब्जेक्ट लाई अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस then its axial magnification is given by m axial। जैसे बेटा मान लो ये यहाँ से जो डिस्टेंस आप ले रहे हो, इस एंड से डिस्टेंस आपकी डिफरेंट होगा और इस एंड से जो डिफरेंट होगा वो हमारा क्या होगा, अलग अलग हो गया ना। अब इस टर्मिनल से जो डिस्टेंस है वो डिफरेंट होगा, इस टर्मिनल से डिस्टेंस आपका डिफरेंट होगा। ऐसे इमेज का फॉर्मेशन होगा। अगर सपोज दैट यहाँ पे आपका इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, ये इमेज बना, अगर ये इमेज का सपोज दैट फॉर्मेशन हो रहा है, अब इस इमेज का जो फॉर्मेशन होगा तो इमेज की डिस्टेंस इधर से इस एंड से क्या ले लेंगे आप, b1, थोड़ा सा छोटा बड़ा बना लेते हैं, मान लो इमेज इसका लार्ज इमेज बना है, ये इस साइड से जो डिस्टेंस होगा ये b2 होगा, तो इनका जो डिफरेंस होगा ये b2 माइनस b1 और इनका डिफरेंस u2 माइनस कितना हो जाएगा, u1। यानी पोल से जो डिस्टेंसेस का दोनों साइड का लेंगे उनका डिफरेंस जो होगा ऑब्जेक्ट के लिए u2 माइनस u1 और इमेज के लिए v2 माइनस कितना हो जाएगा, v1 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब m की वैल्यू लिखेंगे तो m इक्वल टू होता है क्या, बेसिक फॉर्मूला हमारा i बाई ओ है। ठीक, i बाई ओ, और m की वैल्यू माइनस b बाई u लिखते थे ना, तो माइनस b2 माइनस b1, b2 माइनस कितना v1 अपान u2 माइनस e1 कर लेंगे, हो गया। b2 माइनस v1 अपान u2 माइनस e1 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आप रिप्रेजेंट कर लेते हैं, आपको रिजल्टेंट वैल्यू क्या आएगी, आपकी वैल्यू होगी i बाई u इक्वल टू माइनस v2 माइनस v1 अपान u2 माइनस क्या हो जाएगा, e1 के बराबर हो जाएगा। ठीक,
ये तब के लिए है जब साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो एक मेजरेबल है, बहुत स्मॉल साइज का ना हो, तब के लिए उस कंडीशन में आप इसको अप्लाई करते हैं। ठीक, आगे लिखेंगे इसी में नोट कर लिया। देखिए, इफ ऑब्जेक्ट इज वेरी स्मॉल, अगर ऑब्जेक्ट की जो साइज है वो बहुत छोटी है बेटा, इफ ऑब्जेक्ट इज वेरी स्मॉल, इफ ऑब्जेक्ट इज वेरी स्मॉल देन यम इक्वल टू लिखते माइनस डी वी अपॉन डी यू, देन यम इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी यू। ठीक, और यही जो वैल्यू आपकी आता है, ये जो वैल्यू आपका है ये बेटा वी स्क्वायर वी बाई यू का होल स्क्वायर कर लो या वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर के बराबर हो जाता है। यही वैल्यू जो होगी अगर ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है और अलॉन्ग द एक्सिस रखा गया है तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं डी अपॉन डी यू की वैल्यू वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर या वी बाई यू का होल स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक, और यही वैल्यू जब एफ के टर्म में लेंगे, देखो वी बाई यू की वैल्यू वहाँ पे आपने जब लिया था तो उस केस में हम लोग लिखा था क्या, एफ अपॉन एफ माइनस यू, तो यहाँ पे चूँकि वी बाई यू का होल स्क्वायर है तो आएगा एफ अपॉन एफ माइनस यू का होल स्क्वायर इक्वल टू एफ अपॉन एफ माइनस क्या, या सॉरी एफ माइनस बी अपॉन एफ का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो वही वाला कंडीशन वहाँ से इक्वेट कर लेते हैं, वी बाई यू की वैल्यू आई थी एफ अपॉन एफ माइनस यू, तो ये हो जाएगा होल स्क्वायर इक्वल टू एफ माइनस बी अपॉन क्या, एफ का। लेकिन ये एप्लीकेबल तब केवल होगा बेटा जब ऑब्जेक्ट इज वेरी स्मॉल, ऑब्जेक्ट स्मॉल होने का मीनिंग दोनों साइड के डिस्टेंस से लगभग कंसिडरेबल इक्वल हो, बहुत ज़्यादा उनमें डिफरेंसेस ना हो, सबके लिए हम ये अप्लाइबल कर सकते हैं और ये किसी भी साइज का ऑब्जेक्ट है सबके लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक, तो इसके बेस पर आप रिप्रेजेंट कर लेते हो क्या होगा, इसी को कह लिया आपने एक्सियल मैग्नीफिकेशन, मतलब ऑब्जेक्ट अगर अलॉन्ग द एक्सिस रखा गया है तो जो मैग्नीफिकेशन होगा उसे टर्म देंगे आप एक्सियल मैग्नीफिकेशन। इसमें सर जी एफ जल्दी नहीं दिखता, हाँ बेटा, एफ को हमको उस फार्मूले से जान के रखना पड़ेगा। ये एफ दिया रहेगा, अगर ऐसा रहेगा तो एफ पे रिलेट करना रहेगा तो एफ की वैल्यू दी रहेगी आपको। वैसे आर बाई टू होता है मिनट के लिए, तो हमेशा आर बाई क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। नेक्स्ट लिखेंगे एरियल मैग्नीफिकेशन। एरियल मैग्नीफिकेशन बेटा, अब एरियल में अगर ऑब्जेक्ट टू डायमेंशनल आपको दिया गया है, कैसा है, अगर टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को आप रखते हो बेटा किस पे, एक्सिस के परपेंडिकुलरली, तो उस केस में उसके एरिया में वेरिएशन आता है। किस में वेरिएशन आएगा, एरिया में। तो इमेज की एरिया अपॉन ऑब्जेक्ट की एरिया का जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा, एरियल मैग्नीफिकेशन। जैसे यहाँ पे हम लोग का लेंथ चेंज हो रहा था तो हम लोगों ने क्या कह लिया था, उसे लीनियर कह लिया या एक्सियल कह लिया। अभी अगर टू डायमेंशन ऑब्जेक्ट है तो उसकी लेंथ भी तो दोनों में चेंज होगा, दैट मीन्स एरिया चेंज होगी। तो इमेज की एरिया अपॉन ऑब्जेक्ट की एरिया का जो रेशियो होगा उसे हम लोग कह लेंगे क्या, एरियल मैग्नीफिकेशन कह लेंगे। तो लिख लीजिएगा, इफ ए 2D ऑब्जेक्ट, if a 2D object, if a 2D object is placed, if a 2D object is placed with its plane perpendicular to, with its plane perpendicular to principal axis, perpendicular to principal axis, perpendicular to the principal axis, then its aerial magnification, its aerial magnification is given as एरियल को चाहे आप बेटा एम एस से दिखा दिए या ए से दिखा दीजिए, किसी से एस या ए दोनों से रिप्लेस करते हैं। जो एरियल मैग्नीफिकेशन होगा एम एस की वैल्यू, एरिया ऑफ इमेज, एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ क्या, ऑब्जेक्ट, इसी कह लेंगे एम एस की वैल्यू होगी बेटा
ए आई अपान ए ओ फॉर ऑब्जेक्ट है, आई फॉर क्या है इमेज है, ए आई अपान ए ओ के बराबर हो जाता है। ठीक। दूसरी चीज़ें होती है बेटा, क्योंकि जब लीनियर मैग्नीफिकेशन में केवल एक सिंगल एक्सिस में मैग्नीफाई कर रहा था, अभी यहाँ पे 2 एक्सिस में मैग्नीफिकेशन हो रहा है, तो जो लीनियर क्या एरियल मैग्नीफिकेशन होता है वो लीनियर मैग्नीफिकेशन के स्क्वायर के बराबर होता है। कभी कभी देता है लीनियर मैग्नीफिकेशन इज दिस देन फाइंड एरियल मैग्नीफिकेशन। तो एरियल मैग्नीफिकेशन जब लेंगे तो लीनियर मैग्नीफिकेशन के स्क्वायर के क्या हो जाता है बराबर हो जाता है। तो नीचे लिख लीजिएगा रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एरियल मैग्नीफिकेशन, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एरियल मैग्नीफिकेशन, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एरियल मैग्नीफिकेशन। लीनियर एंड एरियल मैग्नीफिकेशन, लीनियर एंड एरियल मैग्नीफिकेशन नीचे लिखेंगे, यानी कि इमेज की जो वैल्यू आपकी होती है एम स्क्वायर में क्या हो जाता है इक्वल होता है, क्योंकि लीनियर में केवल हमारे एक साइड में आपका हो रहा था, एरियल में क्या हो गया 2 एक्सिस में हो रहा है, तो वहाँ पे आपका कंडीशन आता है एम एस इक्वल टू एम स्क्वायर। रिलेशन याद रखिएगा, एम एस की वैल्यू जो होती है वो एम स्क्वायर के क्या होता है बराबर होता है, अगर कहीं रिक्वायरमेंट आता है। तो ये तो कंडीशन हमारा हो गया। रिफ्लेक्शन किससे कर्व्ड मिरर के केसेस में क्या क्या सिचुएशंस बनेंगे यहाँ से आप रिप्रेजेंट कर लेते हो। ठीक। हो गया। सर जी इसका इस बारे में कर सकते हैं क्या? किसका ए आई बटे ए ओ बराबर आई स्क्वायर ओ स्क्वायर। नहीं नहीं नहीं, आई तो उसका इमेज हो ही गया है ना, जो आप 2 डायमेंशन ऑब्जेक्ट है तो 2 डायमेंशन का इमेज हो जाएगा। नहीं मुझे आई क्या है इमेज की साइज हो गई। अब इमेज अगर 2 डायमेंशन है तो उसका ऑब्जेक्ट और 2 डायमेंशन तो इमेज भी 2 डायमेंशन होगा ना। तो यहाँ पर क्या क्या रहेगा? आई बाई ओ, खाली आई बाई जी जी, मतलब उस 2 डायमेंशन जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज के साइज अपान उसके ऑब्जेक्ट के साइज। स्क्वायर का मतलब कहाँ है स्क्वायर है यहाँ पे इमेज बराबर एम के स्क्वायर का है। एम स्क्वायर तब कर रहे हैं जो जब वो लीनियर मैग्नी एम क्या है लीनियर मैग्नीफिकेशन है। यहाँ पे एम क्या है ये लीनियर मैग्नीफिकेशन है। एम एस बोलेगा स्फीयर और एरियल वाला, और ये जो आपका है ये एरियल मैग्नीफिकेशन है। एम एस क्या है आपका एम एस जो है ये एरियल है, एरियल मैग्नीफिकेशन, और ये एम क्या है लीनियर मैग्नीफिकेशन है। तो एरियल मैग्नीफिकेशन विल बी इक्वल टू क्या है स्क्वायर ऑफ लीनियर मैग्नीफिकेशन। ठीक है, उसको ए आई अपान क्या आई अपान क्या ओ का होल स्क्वायर नहीं कर सकता। आई अब जब हम 2 डायमेंशन की बात करते हैं तो 2 डायमेंशन का इमेज अपान 2 डायमेंशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। मुझे चलिए, तो ये तो केस हो गया बेटा रिफ्लेक्शन से। तो अभी कुछ क्वेश्चन तो किया नहीं था रिफ्लेक्शन पे, किया है रिफ्लेक्शन पे क्वेश्चन नहीं किया है ना अभी, एक आध क्वेश्चन कर लीजिए। नंबर ऑफ इमेजेस पे तो सिंपल सा बनता कर लेंगे, ये करा देगा तो इस पर भी लिखिए लीजिए, लिखिए ये लाइट बल्ब हाँ क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखेंगे बेटा ए लाइट बल्ब इज प्लेस्ड बिटवीन 2 प्लेन मिरर्स। ए लाइट बल्ब इज प्लेस्ड बिटवीन 2 प्लेन मिरर्स inclined at an angle of 60 degree, inclined at an angle of 60 degree, inclined at an angle of 60 degree, inclined at angle of 60 degree। देखिए the number of images formed
द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड, द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड, तो कितने इमेज का क्या होगा आपका फॉर्मेशन हो जाएगा। हो गया बेटा, सिंपल सा डायरेक्ट आपका पॉइंट पे ही था, उसमें कुछ करना नहीं है आपको, है। नेक्स्ट लिखेंगे ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, ये 2 सेंटीमीटर टाल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, टाल मतलब लंबा, ये 2 सेंटीमीटर टाल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर, in front of a concave mirror of a 2 centimeter tall object is placed 15 centimeter in front of a concave mirror of focal length 10 centimeter, of focal length 10 centimeter. What is the size and nature of image? What is the size and nature of image? कॉनकेव मिरर, of focal length 10 centimeter कॉनकेव मिरर 10 सेंटीमीटर। what is the, क्या लिखा आपने, What is the size and nature of, size and nature of image? जी बेटा, क्या कह रहे हो? 50, 15 बोला है, 15, 3 नहीं, एक से नंबर आई बराबर और नंबर आप बढ़ाइए। हाँ, कितना मिला? अच्छा, कब 6 बनेगा? जल्दी बनेगा। हाँ, 3 गुरुजी, बी आया -30 और आई आया है 3। बाकी सभी का बता दिया गया ना अभी कि नहीं? आई -3 काफी चेक हो गई सबकी? सबका हो गया, बता दिया गया सबका। कितना मिला जी? आपको दिए थे टेस्ट? आप लोग तो नहीं दिए थे। आपको कितना मिला? 125। वो पढ़ती है ना? पढ़िए आओ। हाँ जी, आप लोग क्यों नहीं दिए थे? एक जने 65 आया, एक जने 349। किसका कितना है? हमको नहीं पता।
किसी का है दोनों में ना। अच्छा आपका पता करके तो बताइए। ठीक, हाँ जी, आप से क्यों हैं? अच्छा आपको बैठ कर आप आई थी ना? हाँ जी, कितना मिला हैं? सब माइनस कर डाली। अरे पढ़ तुम्हारा तो बेटा ऐसे कैसे हो रहा है जी इधर। अच्छा आप एग्जाम नहीं दिए थे? अच्छा अभी देखा नहीं। आपने कितना बताया था? 3 5 6 56। आपने 259 क्यों इतना कम आया? नहीं पढ़े थे जी। बढ़ाइए भाई लोग, हमने क्यों नहीं दिए? अच्छा बारिश में भीग गए आप साहब? दिए थे कि नहीं? कितना आया देखे? बढ़ाओ यार, ऐसे कैसे काम चलेगा? बायोलॉजी मिला है हाँ? खाली बायोलॉजी लगी थी। बाकी बढ़ाइए ठीक। अब ऐसा घोटाला कभी नहीं करिएगा, ठीक है? चलो देखो आ गया बेटा सबका। जी सर। कितना? बी का वैल्यू -23 और आई का वैल्यू -3। ऑब्जेक्ट कितने सेंटीमीटर का था? और क्या कितने डिस्टेंस पे था? 15 फोकल लेंथ कितना था? 10। पूछा क्या गया था? बी और यू। साइज। ठीक, तो आपको बेटा ऑब्जेक्ट का देखो, ऑब्जेक्ट की क्या साइज दी गई है, ठीक, इमेज की निकालनी है। दूसरी चीज़ है हमें ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दी गई है, इमेज का पहले आप डिस्टेंस निकाल लो, ठीक है? दोनों को क्या करिए आप रिलेट कर दीजिए। तो अगर हम लोग लिखेंगे बेटा, पहले आप मिरर फार्मूला लगा लो। देखिए अगली बार से अभी जब टेस्ट होगा आप ध्यान रखेंगे, जैसे जो लोग कम पढ़े हैं या पहले से नहीं पढ़े हैं, ठीक है, तो वो लोग ऐसा नहीं आपका कम आया तो परेशान नहीं होइए, तो सत्य उसको सिंसियरली पढ़िए, ठीक, और उतना ही अटेम्प्ट करिए जितना आपको आता रहे। ऐसा नहीं आपके सर्किल 180 भरे रहेंगे तो क्या वो ज़्यादा नंबर दे देगा, नहीं, आप 20 भरिए, 20 कॉन्फिडेंशली भरिए, 50 आ रहा 50 करिए, कॉन्फिडेंशली करिए, ठीक। ये नहीं आपने सर्किल तो भर दिया सारा, उसमें कौन सही चला गया पता नहीं, आपको जो जानते थे वो सही गया कि तुक्का वाला सही गया, तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो आपको कॉन्फिडेंस तभी जनरेट होगा जब जितना आपने आ रहा उतना करिए, उसमें भी गलतियाँ 2-4 हो ही जाती हैं। जब आप भरते हो तो 2-4 गलतियाँ क्या 180 में हो जाएंगी, भले से आप बड़े कॉन्फिडेंटली करेंगे, और तुक्का मारेंगे तब तो पता है 180 भरे हैं और नंबर क्या 150 गलत हो गया उसमें, है ना? तो 120 पाया, उसमें से 120 क्या 130 गायब हो गया, तो कोई मतलब ऐसा नहीं रहेगा। उतना ही करिए जितना आपको आता है, माइनस ना हो, और प्लस को क्या करिए बढ़ाइए, पढ़ के आइए। ये कभी कभी क्या होता है बच्चों के दिमाग में होता है टेस्ट हो रहा है इससे क्या होगा, यही आगे के लिए आपको क्या करता है रास्ता दिखाता है। जो टेस्ट होते हैं ना वही आपको, ऐसा नहीं कि आप टेस्ट में कोई कहे हम 300 नंबर पा जाएंगे, नीट में तो 700 नंबर पा जाएंगे, ठीक, यही कलेक्ट हो गया आपका वहाँ पे जो यहाँ नंबर मिलेगा उसी के इक्विवेलेंट नंबर वहाँ मिलता है, ठीक है? ऐसे ही आपका इंक्रीजमेंट डिक्रीजमेंट 150 नंबर का दाएँ बाएँ होता है, बाकी वैसे ही रहता है। ये नहीं कि आप यहाँ पे क्या अगर 600 पा रहे हैं तो वहाँ जाके 200 पा जाएंगे, ये भी नहीं है, और ना ही यहाँ 200 पा रहे हैं तो वहाँ 600 पा जाएंगे, ये भी नहीं है, ठीक। हाँ, उस टाइम 3 घंटे में क्या आपका कंडीशन बनता है उसके अकॉर्डिंग आपके 40-50-100 नंबर का वेरिएशन हो सकता है, बट ऐसा नहीं कि 100 का 500 होगा, 500 का 100 हो जाएगा, ठीक है? तो इसलिए जो आए जो भी टेस्ट हो रहे हैं उसको सिंसियरली दीजिए, ठीक, और पढ़ के दीजिए कि एज एग्ज़ाम दे रहे हैं, ये नहीं चलेंगे गोलियाँ भर आएंगे मन करेगा वो बात हो जाएगा नहीं होगा, ऐसा नहीं है, ठीक। चलो बताएं बेटा, तो आप करेंगे 1/v + 1/u = 1/, कितना बेटा ये 1/p निकालना था, 1/u की वैल्यू माइनस कितने सेंटीमीटर है 15 पे रखा गया है, इक्वल टू फोकल लेंथ 10 दिया है, ठीक। तो चूंकि कॉन्केव है तो साइन क्या लेंगे आप नेगेटिव, तो कंडीशन इसको 10 सेट करेंगे तो 1/v की वैल्यू होगी 1/10 और ये माइनस माइनस हो जाएगा +1/15, एलसीएम बनेगा बेटा 30, तो -3
और ये हो गया +2, बचा -1/30। ये 1/b की वैल्यू, तो b की वैल्यू -30 सेंटीमीटर मतलब लेफ्ट साइड में बनेगा, और लेफ्ट में बनेगा तो रियल होगा। कैसा होगा? रियल होगा। हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था m = I/2 = -b/q। ठीक, I की वैल्यू, ठीक, हमें फाइंड करना है। O की वैल्यू 2 सेंटीमीटर आपको दिया गया है। O कितना दिया गया है? 2 सेंटीमीटर आपको दिया गया है। B की वैल्यू आपकी आई है -30, Q की वैल्यू है -15 बेटा, 15 था ना, तो ये 2, और I की वैल्यू में 2 हो या 4, -4। माइनस साइन आपका वही शो कर रहा है कैसा? लेफ्ट साइड में और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे आपका इमेज का फॉर्मेशन होगा इन्वर्टेड। ठीक, तो लेफ्ट में बनेगा और कैसा होगा आपका? इन्वर्टेड होगा। डिस्टेंस हो गया 4 सेंटीमीटर। -4 का मतलब कहाँ पे? लेफ्ट में। ठीक, तो आपका और इमेज कैसा होगा? रियल होगा। रियल होगा, इन्वर्टेड होगा। फिलहाल आपको खाली रियल वर्चुअल पूछा गया है। रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, ठीक है, लेफ्ट साइड में आपका बनेगा। ठीक, आया था? हाँ हाँ, गलत लगा दिया। मेथड सही था, आंसर गलत कराया। हाँ, आंसर सही होगा तो नंबर मिलेगा भैया। हो गया। नेक्स्ट, ये किसने भेजा भैया? हाँ, क्वेश्चन नंबर 3। अरे 3 तो बहुत आसान है यार, खाली आपको मैच करना है, इसीलिए तो बताया इतना फोटो वोटो बना के, उसे तो मैच कर डालो यार। फ्यूज नहीं हुआ करिए, पहले चुनिए एक मैच कराइए, फिर दूसरे चुनिए उसको मैच कराइए, 2 मैच तीसरा अपने मैच हो जाता है। देखो मैच द, इनका क्वेश्चन एक बेटा है, नीट 2016 का क्वेश्चन है। मैच द करस्पॉन्डिंग क्या इंट्रीज ऑफ द कॉलम ए विद कॉलम बी। ठीक, वेयर एम इज द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द मिरर। एम जो है मैग्निफिकेशन है जो प्रोड्यूस किया जा रहा है बाय मिरर। ठीक, मिरर के द्वारा मैग्निफिकेशन की वैल्यू एम से रिप्रेजेंट की जा रही है यहाँ पे। पहला ऑप्शन है m = -2। m = बेटा -2 हो रहा है, किसके द्वारा ऐसा हो सकता है? मतलब इमेज हमारा रियल बनेगा और नेगेटिव है तो मतलब इन्वर्टेड बनेगा। ठीक, तो कंडीशन अब किसके साथ हमारा मैच बनेगा? देखो m = -2 है, रियल इमेजेस विल भी कैसा? रियल। ठीक, एक यानी कि a का r के साथ मैच हो सकता है, लेकिन यहाँ कॉम्बिनेशन बनाया गया है, एक के खाली नहीं मैच कराना है। अब r रियल हो गया आपने, अब रियल कहा तो किससे ये बन सकता है? क्या कॉन्वेक्स मिरर से बनेगा? कॉन्वेक्स हमेशा वर्चुअल बनता है, या तो हो ही नहीं सकता है। कॉनकेव मिरर बना सकता है उसकी पोजीशन पे, तो यानी Q भी मैच कर रहा है, R भी मैच कर रहा है, और वर्चुअल तो है नहीं, रियल है, तो यानी कि A का Q और R से मैच है। देखो कहाँ है A का, कहाँ Q और R, देखो ऑप्शन नंबर C, A का Q और R एक मैच हो गया। अब B का करो, B = -1/2 है, -1/2 दैट मीन्स वो भी रियल है और इन्वर्टेड है, और रियल और इन्वर्टेड, लेकिन आपकी बात साइज छोटी हो रही है ऑब्जेक्ट की तुलना में, तब 1/2 आ रहा है। फिर कंडीशन हमारी क्या बनेगी? जो वैल्यू बनेगी रियल किससे बन सकता है? कॉनकेव मिरर से, क्योंकि मिरर की खाली कहानी दी जा रही है, तो कॉनकेव मिरर, तो कॉनकेव मिरर हो गया और आपका इमेज रियल है। ठीक, तो फिर कंडीशन बी भी हमारा Q और कहाँ से? R से मैच कर रहा है, तो बी भी Q और R से ही मैच किया। ठीक, अब C वाला देखो, C m = +2, m = कितना है? +2। अब देखो +2 में कंडीशन क्या होता है? +2 हमारा तब बनता है जब कॉनकेव मिरर से, देखिए सुन लो बेटा, कॉनकेव मिरर से यानी कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर से कभी भी मैग्निफिकेशन 1 नहीं हो सकता, तो 1 से ग्रेटर की बात ही नहीं है। कभी भी मैग्निफिकेशन वहाँ पॉजिटिव तो मिलता है, बट 1 से ग्रेटर या 1 ही नहीं हो सकता, 1 से ग्रेटर की तो आप छोड़ दीजिए कंडीशन। तो पॉजिटिव में और ग्रेटर कॉनकेव मिरर से बन सकता है जब ऑब्जेक्ट फोकस के अंदर रखा जाता है। ठीक, उस समय इमेज हमेशा बड़ा बनता है और इरेक्ट बनता है, तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा। कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। तो C वाले का कॉम्बिनेशन हो गया, कॉनकेव मिरर हो गया, लेकिन उस केस में आपका जो इमेज बनता है वो वर्चुअल बनता है। कॉनकेव मिरर से बेटा जब इमेज का फॉर्मेशन आपका होगा इनलार्ज, तो वो कैसा होगा? वर्चुअल होता है, तो वर्चुअल हो गया, यानी कि C का कॉम्बिनेशन हो गया Q से और S से, Q और S, और बचा हमारा एक D। M की वैल्यू +1/2 है, +1/2 की जो वैल्यू होती है एक से छोटा, वो कॉन्वेक्स मिरर से बनता है, उससे इमेज छोटा बनेगा और वर्चुअल बनेगा। तो कॉन्वेक्स मिरर से यानी कि P और S, ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट।
अब सुन लो जुगाड़, एक तो ढूंढ लो भैया, एक ही सेट कर लीजिए, बाकी ऑटोमेटिकली ऐसे क्वेश्चन में सेट हो जाता है। एक से आप सेट कर लीजिए, जब भी ऐसे मल्टीपल कॉम्बिनेशन दिए जाते हैं तब एक वाले को आप मैच करा लीजिए, बाकी दूसरे को कोई मैच ही नहीं कर रहा है, ठीक। बस एक कॉन्फिडेंटली आपका मैच हो जाए, बाकी वाला आपका सीरीज बन जाता है, ठीक है। चलो, लेकिन ये चीज़ तभी आप कर पाएंगे जब वो जितने डायग्राम बनाए गए थे वो सब आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, आने चाहिए, तब हो पाएगा। वो डायग्राम आपके लेवल का आज का नहीं है, वो हाई स्कूल से पढ़ा आ रहे हो, लेकिन इसीलिए इस समय बताया जाता है कि उसी पे क्वेश्चन इस टाइप से आज डिजाइन किए जाते हैं। हाँ, तो +2 वाला कब हो जाता है, जब कॉनकेव मिरर होगा और ऑब्जेक्ट फोकस के अंदर होता। तो देखो इमेज जब भी बनता था तो क्या, कॉनकेव मिरर से जो भी वर्चुअल बनेंगे हमेशा मैग्नीफाइंग पावर 1 से ग्रेटर होता है, ठीक है। इतना कर लीजिए। अब अगर आपके दिमाग में वो इमेज होता तो फिर वो नहीं क्रिया, वो दिक्कत होती। ओके बेटा, जी सर। और करा दे, कर लेंगे। अब एक और करा दें, देख लीजिए क्वेश्चन और कर लीजिए बेटा। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ, क्वेश्चन लिखो, लग गया था। देखो, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर is 40 centimeter, is 40 centimeter, and the size of image is, and the size of image is twice as that of object, size of image is twice, दो गुना, twice as that of object, then the object distance is, then the object distance is, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या होगी, then the object distance is, उस कंडीशन में ऑब्जेक्ट की आपकी डिस्टेंस क्या होगी वो हमें डिटरमाइन करना होगा। then the object distance is, तरह होना चाहिए, सेम साइज, खाली उल्टा होना चाहिए। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस 40, फोकस 20, एंड साइज ऑफ इमेज इज ट्वाइस। क्या साइज ऑफ इमेज, आई बराबर ट्वाइस। जल्दी करिए। ट्वाइस क्या है, साइज ऑफ इमेज, टू सेंटीमीटर, क्या चीज़ बता रहे 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन को गलत लग रहा है। क्वेश्चन में सही है सर, आप बूझ गलत रहे हैं। क्वेश्चन समझा दें बेटा। बोला क्या है, कॉनकेव मिरर है जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर उसकी रेडियस की वैल्यू दी गई है, ठीक। सी की वैल्यू, हाँ। द साइज ऑफ इमेज, इमेज की जो साइज़ है वो ऑब्जेक्ट की तुलना में 2 गुना है, मतलब इमेज बड़ा बन रहा है ऑब्जेक्ट से, ठीक। तो कहा जा रहा है एज द ऑब्जेक्ट, देन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी होगी उस मिरर से,
मिरर से वो यू की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। बीस पर 40 माइनस 4 40 20 40 आ गया आपका। अरे सर 40 पे जब रखते हैं तो उसी साइज़ का बनता साहब। 40 रखे जो है ये भी 40 हैं हम भी तो 40 रखे। तो आप 40 पे रख के 40 पे ही आप प्रिंट कर देंगे तो साइज़ कैसे बड़ा हो जाएगा? साइज सेम आएगा। तो साइज़ 2 गुना आ रहा है, सेम कहाँ आ रहा है? 2 टाइम्स आप ऑब्जेक्ट दिया है। 40 क्या किया पहले? नहीं तो यहाँ पे आपको यू की वैल्यू और वी की वैल्यू दोनों नोन नहीं थी ना? बी कहाँ दिया है आपको? वो तो रेडियस दिया है। हाँ जी आया। हेलो सर जी बता रहे हैं क्या? हमको समझ में आ गया लेकिन लगा रहे हैं। जल्दी करिए, लगा रहे हैं तो जल्दी से लगाओ भैया। किसका डिस्टेंस पूछे सर जी आप? ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे रखा जाएगा? ऑब्जेक्ट माने बी। ऑब्जेक्ट मतलब यू। चलो देखो। 1 सेकंड सर जी, 1 सेकंड। अरे 5 मिनट से रुके हुए हैं तुम 1 सेकंड 1 सेकंड कर रहा 30 सेकंड के क्वेश्चन के लिए हैं? 1 सेकंड बता दो। अब बताना ही पड़ेगा बेटा। अच्छा लाओ देखिए क्या कर रहे हो, तो बताएं ना तुम सही लगा रहे हो गलत लगा सही रहे हो। लगा रहे हैं सर जी आप। अरे नहीं आए तो बहुत मारेंगे, टाइम किल करोगे तो। जी सर। हाँ 4 आपका भी आ गया। 10 आ गया। 10 पक्का 10। पक्का है ना? पहले खड़े हो जाओ। हैं 10 आया। पक्का हाथ लाओ। अब बैठो। गलत है। बैठो बताओ क्या बोला गया इसका? एक ऑब्जेक्ट है, एक मिरर है कॉनकेव नेचर का। कैसा है? कॉनकेव नेचर का मिरर है, ठीक। उसकी रेडियस 40 सेंटीमीटर दी गई है। बोला गया है कि एक ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, उससे कितने डिस्टेंस पे रखा जाए कि उसके इमेज की साइज ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में 2 गुनी हो जाए। भैया कितने हो जाए? 2 गुनी हो जाए। कितने गुनी? 2 गुनी होनी चाहिए। फोकस के जब अंदर रखोगे ना, क्या फोकस से कहाँ पे रखेंगे तो वर्चुअल इमेज बन जाएगा। क्या बोल रहे हैं सर? 2 40 ये एफ का बेटा ये सी है। सी की वैल्यू आपको रेडियस जो है 40 दिया है, तो एफ की वैल्यू हो जाएगी कितना? 40/2 बराबर -20 सेंटीमीटर। यहाँ ये होगा, इसकी हमें जरूरत नहीं है, वो तो खाली दे दिया गया आपको। ठीक, देखो आपको दिया गया कि उसके इमेज की साइज 2 टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट है। हम लोग मैग्नीफाइंग पावर लिखते हैं इक्वल टू I/2 इक्वल टू -V/U लिखते हैं ना, -V/U लिखते हैं। अब देखो I की वैल्यू है 2, O की वैल्यु 1, 2 टाइम्स है, ठीक। 2:1 इक्वल टू -V/U, यानी कि V की वैल्यू हो जाएगी माइनस, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2U के बराबर हो गया। इमेज के डिस्टेंस ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस का दूना हो गया, ठीक। अब हम लोग फार्मूला मिरर वाला रख दिया, 1/V + 1/U इक्वल टू 1 क्या हो गया? ये होता है ना। 1/V की वैल्यू 1/, कितना है? -2U के बराबर प्लस -1/U इक्वल टू 1/F। F की वैल्यू कितनी होगी? हमने निकाल लिया है 20 सेंटीमीटर। इसको क्या माइनस माइनस दोनों है तो 2U हो गया एलसीएम, तो -1 और -2, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -2 इक्वल टू 1 - 1/20। इसको क्रॉस
60, तो यू की वैल्यू होगी -60 अपॉन कितना 2, दैट इज -30 सेंटीमीटर। -30 मतलब लेफ्ट साइड में रखा गया है, डिस्टेंस पूछेगा तो आप 30 सेंटीमीटर बोलेंगे। गलत। तो हम कहाँ कह रहे हैं, तुम सही लगा है ना। कितना आ गया बेटा? दैट मीन्स ऑब्जेक्ट जो आपका ये होगा वो लेंस मिरर से 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे पुट करेंगे, तब उसका ऐसे सीधा सा सोच हो जाएगा। सुनो, आपको इमेज फॉर्मेशन बताया था ना, ऑब्जेक्ट जब सी पे रखते हैं तो सेम साइज का बनता है, सी और एफ के बीच में रखेंगे तो साइज की वैल्यू बढ़नी शुरू होती है। ठीक, क्या होगी? बढ़नी शुरू होगी। अगर आप एफ पे पहुंचा देंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा डिस्टेंस। ठीक, तो उस कंडीशन में इसका मतलब हमें 2 टाइम्स ही बढ़ाना है ना, तो यहाँ से इसका मतलब सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट क्या करना पड़ेगा, आपको रखना पड़ेगा। अगर रियल इमेज आपको मिल रहा है तो सी और कहाँ पे ऑब्जेक्ट को जो आपका 2F यानी सी और एफ के बीच में आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, तो सी और एफ के बीच में कहाँ तुम्हें क्या 4 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर मिलेगा जी। भाई एफ की वैल्यू 20 है तो 20 से ग्रेटर और 40 से लेसर मिलेगा। ठीक, अब वहाँ से जो मिल रहा है कितना है आपका -20, तो इन्फाइनाइट में बन जाता है यार, वेरी लार्ज हो जाएगा। सर हमारा मेथड सही था, गलत हो गया। हमारा भी मेथड सही था जो लगा रहे थे, ये जल्दी जल्दी में सर 20 - 10 कर रहे थे, तो 20 10 जोड़ना था, घटा दिए 10 हो गया। हाँ, गड़बड़ हो गया। हो गया बेटा? तो ये केस आपके होते हैं, यहाँ से हम लोग रिप्रेजेंट कर लेंगे बेटा, क्या होगा इसके बेस पे रिप्रेजेंटेशन आपका हो जाता है। कर लेंगे आप। तो देखो बेसिक्स आपके वही है जो आप हाई स्कूल से पढ़ रहे थे, बट उसको मॉडिफाई करके पूछा कैसे जाता है वो डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, आपके रिलेशंस वही हैं, डायग्राम रे डायग्राम हमने बनाया वही है, उसमें कोई चेंज हुआ था क्या? कुछ नहीं, बट वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में जब तक एकदम मेमोराइज नहीं रहेंगी तब तक क्वेश्चन निकलेगा नहीं, फिर आप उसी में पूछेंगे, उसी में आप परेशान रहोगे। इसलिए जब चीज़ें समझाई जाए ना तो ऐसा मत सोचो कि हम तो ये तो बहुत हाई स्कूल में ही पढ़े थे, 9th में पढ़े थे, 6th में पढ़े थे। अरे भैया पढ़े वहाँ थे बट अप्लीकेशन कहाँ है? यहाँ है। ठीक, हो गया? अब कर लेंगे ना, अब करिएगा, बाकी जो नहीं आएगा तो बताया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट लिखेंगे, ये तो हो गया था हमारा रिफ्लेक्शन। ठीक, नेक्स्ट आपका पार्ट आता है बेटा रिफ्रैक्शन। क्या आता है? रिफ्रैक्शन। तो हेडिंग करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखो रिफ्रैक्शन में क्या होता है, रिफ्लेक्शन में बेटा लाइट आगे इंसिडेंट होता था और फिर सेम मीडियम में रिटर्न बैक हो जाता था। क्या होता था बेटा, जिस मीडियम से आता था इंसिडेंट होने के बाद फिर से रिफ्लेक्ट बैक उसी मीडियम में चला जाता था। तो उसको हम लोग क्या कहते थे? रिफ्लेक्शन कहते थे। क्या कहते थे उसे? रिफ्लेक्शन कहते थे। रिफ्रैक्शन में क्या होता है, एक मीडियम आएगा और इंसिडेंट होगा इंटरफेस में, फिर सेकेंड मीडियम में इंटर कर जाता है। अगर वो सेकेंड मीडियम में इंटर कर जाता है तो प्रोसेस क्या होगा, फेनोमेना रिफ्रैक्शन कहलाएगा, और रिटर्न बैक हो गया तो रिफ्लेक्शन कहलाएगा। वैसे प्रैक्टिकली नाइदर कंप्लीटली रिफ्लेक्शन ना रिफ्रैक्शन, बट हम लोग जब स्टडी करते हैं तो बेटा आइडियल मान के किया जाता है, जब रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे तो केवल रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जब रिफ्लेक्शन पढ़ते थे तो रिफ्लेक्शन पढ़ते थे, बट प्रैक्टिकली 100% ऐसा होता नहीं है। ठीक, तो उस केस में क्या होगा कि लाइट जब अगर आ रही है बेटा, दो कंडीशन हमारे होते हैं, ये मानो फर्स्ट मीडियम है और दूसरा वाला हमारा सेकेंड मीडियम है। ये इंटरफेस है, मतलब दोनों सरफेसेस को जो क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है दोनों मीडियम को। ठीक, इस केस में अगर हम लोग नॉर्मल ड्रा करते हैं बेटा, रे अगर पहला मीडियम रेयर आप लेते हो, दूसरा मीडियम हम लोग डेंसर लेते हो बेटा, अगर रे रेयर से कहाँ इंटर करती है? डेंसर।
अगर कोई भी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम इंटर करती है तो ऑलवेज नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। ठीक, नॉर्मल की तरफ क्या होगी, बेंड हो जाती है। ठीक, इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में जब रिलेशन निकालेंगे तो एंगल आई ग्रेटर देन क्या होगा, एंगल आर होगा। अगर आपका इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो आपने v1 से पढ़ा है कि n1 से? ठीक, अगर v1 ग्रेटर देन, इफ हमने लिखा v1 ग्रेटर देन कितना है, μ2 है, तो एंगल आई की वैल्यू एंगल आर से क्या होगा आपका, ग्रेटर होगा। ठीक, इसी का जस्ट उल्टा होता है बेटा। अगर सेकंड मीडियम ये पहला वाला डेंसर है और सेकंड वाला हमारा कैसा है, रेयर है, यानी कि ये v1 है ये v2 है, इस केस में क्या होता है, v1 ये उल्टा होता है, v1 लेस देन यहाँ v2 रखा है, यहाँ v1 ग्रेटर देन कितना है, v2। पहले वाले में रेयर था तो v1 लेस देन v2 है, यहाँ पे ये डेंसर है तो v1 ग्रेटर देन क्या है, v2 है। यहाँ पे जब रे आती है, ठीक, तो रे जो आएगी डेंसर से रेयर में आ रही है, और जब डेंसर से रेयर में इंटर करती है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से क्या करती है, अवे शिफ्ट हो जाती है, यानी वेट कर जाती है। तो ये कंडीशन आपका जो होगा, अब की बात एंगल आई जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इस केस में बोला जाता है कि μ1 ग्रेटर देन μ2 है तो एंगल आई क्या हो जाएगा, लेस देन एंगल आर। मतलब जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम वहाँ पे एंगल ज़्यादा। आपने स्नेल्स लॉ पढ़ा होगा, μ1 × sin i = μ2 × sin r। ठीक, अपने स्नेल्स लॉ पढ़ते हैं क्या, μ1 × sin i = कितना, μ2 × sin r, या sin i sin r आप पढ़ते हो, sin i मान कितना, sin r की वैल्यू जो होती है बेटा μ2/μ1 के बराबर होता है, इसी को हम लोग 1/μ2 कह देते हैं। क्या कह देते हैं, 1/μ2 कह देते हैं। ठीक, तो ये केस आपका होता है, इसके बेस पे दिखाते हैं जब भी आपकी रे कहाँ से रेयर से डेंसर में जाएगी तो टुवर्ड्स नॉर्मल, और डेंसर से रेयर में जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। रीजन क्या होता है, जब रे बेटा किसी मीडियम से एक मीडियम से दूसरे में जाती है उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, क्या होगी, वेलोसिटी क्या करती है, चेंज हो जाती है। जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करता है तो वेलोसिटी जो लाइट की होती है वो चेंज हो गई। अब वेलोसिटी अगर आपकी चेंज हो रही है तो सेम टाइम इंटरवल में डिस्टेंस कवर्ड क्या होगा, इक्वल टाइम में क्या डिस्टेंस कवर्ड तब सेम रहेंगे, नहीं रहेंगे। तो जिस मीडियम में डिस्टेंस कवर्ड उतने ही टाइम इंटरवल में ज़्यादा होगा, इसका मतलब वहाँ पे डिस्टेंस क्या करेगी, रे आपकी नॉर्मल से दूर जाएगी, जिसमें डिस्टेंस कवर्ड कम होगा वहाँ नॉर्मल से क्या करेगी, पास आएगी। जैसे ऐसे समझ लो, ये रीजन होता है बेटा, ये नॉर्मल है आपका, ये हमने रेयर ले लिया और ये हमने डेंसर ले लिया। ठीक, अब अगर क्या कहा जा रहा है, सेम टाइम में मान लो 1 सेकेंड में, ठीक, जो डिस्टेंस कवर्ड आप ले रहे हैं तो जितना डिस्टेंस यहाँ कवर करेगा उतना ही डिस्टेंस एक सेकंड में यहाँ पे अगर डिस्टेंस का हम लोग कंपेयर करें तो ये डेंसर है तो डिस्टेंस कवर्ड की वजह से मान लो ये है। अब यहाँ से मान लो यहाँ तो पहुँची 1 सेकंड के अंदर, 1 सेकंड में रेयर मीडियम में यहाँ से रेचल के आप इस पोजीशन तक पहुँच जाती है। ठीक, अब इस पॉइंट तक जब पहुँची तो दूसरा जब आप डेंसर मीडियम मिलेंगे तो अब डिस्टेंस कवर्ड कम होगा ना, तो डिस्टेंस कवर्ड की वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। जब कम आएगी उस केस में आपको जो ये एंटी लाइट कैसा काम कर रहा था, मान लो ए साइड और क्या हाइपोटेन्यूज का काम कर रहे थे, तो ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या करेगी, घटेगी ना, और घटेगी तो किधर शिफ्ट होगा, नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। उतने टाइम जितने टाइम आपको यहाँ से यहाँ पहुँचा उतने टाइम में यहाँ भी जाना, तो ये डिस्टेंस की वैल्यू ग्रेटर हो गई, डिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेसर हो जाएगी, तो बेंड कर जाता है टुवर्ड्स नॉर्मल। इसी का उल्टा डेंसर से रेयर से डेंसर से रेयर में जाएगा तो डिस्टेंस कवर बढ़ेगा, बढ़ेगा बेटा तो क्या होगा, हमें v1 v2 करें तो ऊपर वाला ऊपर की वेलोसिटी जो रेयर की ज़्यादा होगी, डेंसिटी कम हो जाएगी। तो ये केस आपका होता है जब भी आपकी रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करती है तो उस केस में रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होगा, कैसे आपका इमेज का फॉर्मेशन होगा, इसके बेस पर रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो लिख लीजिएगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो, द बेंडिंग ऑफ द रे ऑफ लाइट, द बेंडिंग ऑफ द रे ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू other, passing from one medium to other, passing from one medium to other is called
passing from one medium to other is called refraction, is called refraction। तो उसी को हम लोग नाम देते हैं बेटा क्या, रिफ्रैक्शन कहते हैं, इस कॉल्ड रिफ्रैक्शन। ठीक, तो जो बेंडिंग हो रही है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पे, ठीक है, उसी को हम लोग टर्म देते हैं बेटा क्या, रिफ्रैक्शन कहते हैं, इस टर्म है रिफ्रैक्शन। ठीक, तो जो बेंडिंग हो रही है और मीडियम टू अदर मीडियम शिफ्टिंग करने पे उसी को टर्म देते हैं क्या, रिफ्रैक्शन अप्लाइड कह लेंगे। हो जाएगा। अब दिखा दीजिए, दिखा दिया है, बन गया, चलिए ठीक है। अब क्या होता है अगर लाइट बेटा कहाँ से, डेंसर से रेयर में जाएगी तो नॉर्मल से क्या करेगी, दूर, और रेयर से डेंसर में जाएगी तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। तो लिख लीजिएगा, इफ रे कमिंग फ्रॉम, इफ रे इज कमिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, इफ रे इज कमिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, देन इट बेंड्स towards normal, it bends towards normal, and if coming from, and if coming from denser to rarer, then bends away from normal, then bends away from normal। ठीक, तो उस केस में नॉर्मल से क्या हो जाएगा, वो अवे मूव कर जाता है। तो उसके बेस पे आप यहाँ से दिखा लेते हैं क्या होगा, कैसे होगा, उसके बेस पे रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। ठीक, लिखेंगे आगे बेटा, नेक्स्ट हेडिंग करिएगा, स्नेल्स लॉ। अगला हेडिंग करेंगे स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ देखिए क्या होता है बेटा, स्नेल्स लॉ लिख लीजिए, डिफाइन कर लीजिए, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, to the sine of angle of refraction, to the sine of angle of refraction is constant, called refractive index, of second medium with respect to first, of second medium with respect to first। second medium with respect to first, लिखेंगे दैट इज mu1 into sin i equal to mu2 into sin r, या sin i by sin r equal to mu2 by mu1 equal to 1 mu2। ठीक, दैट इज mu1 into sin i equal to mu2 into sin r, sin i upon sin r equal to कितना, कांस्टेंट हो जाएगा। उसी को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह लेंगे सेकंड मीडियम का फर्स्ट के रिस्पेक्ट में। हो गया। तो ये केस आपका होता है, यहाँ से बेटा हम लोग रिप्रेजेंट कर लेंगे क्या होगा वहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू। ठीक, तो वैल्यू सर आ गया बेटा, आ गया, गाड़ी का आवाज नहीं है, वहाँ से देखिए बेटा सर आ गए हैं, आगे छोड़ दें तो बता दें 5 मिनट। चलो ठीक है, तो ये केस आपका होता है, यहाँ से दिखा लेते हैं क्या होगा, कैसे होता है। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है हम लोग कल पढ़ेंगे बेटा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फिर आपका वहाँ पे किन फैक्टर्स पे आपका क्या करेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है। फिर यहाँ से मल्टीपल अगर मीडियम है तो उस केस में रिफ्रैक्शन कैसे होगा, ठीक है, और फाइनली रे और इंसिडेंट रे में क्या रिलेशन होगा, वो सारी चीज़ें कल डिस्कस किया जाएगा। तो थोड़ा सा पढ़ के आइएगा आगे, ठीक हो जाएगा। चलो ठीक है, पढ़ लीजिए।